arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव। फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। राजतंत्र को समाप्त करने वाली विश्व की प्रथम क्रांति थी। विद्वानों का कथन है कि विश्व में क्रांति शब्द का प्रारंभ फ्रांस में ही हुआ। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा भी फ्रांस की ही देन है। फ्रांस में बूर्बो राजवंश का शासन था। लुई 16वां फ्रांस में शासन कर रहा था। वो बड़ा निरंकुश शासक था। लुई 16वें की दोषपूर्ण नीतियों एवं कार्यों के कारण जनता में असंतोष बढ़ता गया। रानी मेरी अंतवानेट अद्वितीय सुंदरी थी। रानी अपव्ययी, मूर्ख और चाटुकारों से प्रभावित थी। रानी की दमनकारी नीति से छुटकारा पाने के लिए जनता को क्रांति का सहारा लेना पड़ा। रानी के प्रभाव में आकर राजा जनता पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा। राजा के शोषण व बिचौलियों की दमनकारी नीति से छुटकारा पाने के लिए जनता को क्रांति का सहारा लेना पड़ा। जिस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम युद्ध लड़ा जा रहा था, उसी समय फ्रांस की क्रांति का बीजारोपण हुआ। अमेरिका की क्रांति के बजाय फ्रांस की क्रांति ने विश्व को झकझोर दिया। विश्व का कोई भी देश तटस्थ नहीं रह पाया। फ्रांस की क्रांति के कुछ कारण थे, जैसे राजनैतिक कारण, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन। फ्रांस में एक तंत्र निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन था। राजा का पद वंशानुगत होता था। दैवी अधिकारों के सिद्धांतों के अनुसार शासन करता था। लुई 14वां कहा करता था, मैं ही राज्य हूं। लुई 16वां, जिसके समय क्रांति हुई थी, कहा करता था कि ये चीज इसलिए कानूनी है क्योंकि मैं ऐसा ही चाहता हूं। राजा ही कानून बनाता था, वही कर लगाता था और युद्ध की घोषणा करता था। राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाली दो संस्थाएं स्टेटस जनरल और परलामा थीं। इन संस्थाओं की बैठक 1664 के बाद से एक बार भी नहीं बुलाई गई थी। दूसरा, राज दरबार विलासिता का केंद्र। राजा पेरिस से 12 मील दूर वर्साय के राजमहल में शानो शौकत के साथ रहता था। रानी मेरी आमोद प्रमोद में तल्लीन रहती थीं। हेजन लिखते हैं कि लोग राज दरबार को राष्ट्र की कब्र कहकर पुकारते थे। स्वतंत्रता का अभाव। फ्रांस कई प्रांतों में विभक्त था। भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न कानून थे। एक जगह मुद्रा का चलन तो दूसरी जगह कुछ और था। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। कुलीन लोगों के द्वारा उच्च पदों को खरीद लिया जाता था और वे जनता से मनमाना कर वसूल करते थे। पदों की बिक्री से जनता दुखी थी। भेदभावपूर्ण न्याय व्यवस्था। फ्रांस की न्याय व्यवस्था दूषित थी। जनसाधारण को छोटे मोटे अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। अपराधों के लिए उच्च वर्ग को सामान्य सजा दी जाती थी। इसके बाद हैं आर्थिक कारण। दोषपूर्ण कर प्रणाली। फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कर की प्रथा अन्यायपूर्ण एवं कठोर थी। मुख्य कर थे यातायात कर, खेतों की बिक्री कर, नमक कर, मृत्यु कर, ताइथ और पोल टैक्स आदि। भेदभावपूर्ण कर नीति के कारण ही फ्रांस की जनता में असंतोष था। कर प्रथा। कर वसूल करने का तरीका अन्यायपूर्ण था। कुछ बिचौलिए मनमाना कर वसूल करते थे, सरकार को बंधी हुई रकम देते थे। दयनीय आर्थिक स्थिति। राजकोष राजा रानी के ऐशो आराम में समाप्त हो चुका था। लुई 16वें के शासन में राज्य का ऋण बढ़कर लगभग 60 करोड़ डॉलर हो गया था। सामाजिक कारण। सामाजिक वर्गीकरण। फ्रांस के समाज में विषमता बहुत थी। व्यक्ति की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति से उसका वर्ग निर्धारित होता था। सामाजिक वर्गीकरण। फ्रांसीसी समाज का वर्गीकरण कुछ इस तरह किया जा सकता है। सबसे ऊपर है फ्रांस का समाज,
उसके नीचे आते हैं सुविधा प्राप्त वर्ग, उसकी दूसरी तरफ आते हैं सुविधा विहीन वर्ग। सुविधा प्राप्त वर्गों में थे एक तरफ पादरी, फिर सामंत वर्ग था, उनसे नीचे सैनिक सामंत आते थे, उनके साथ ही न्यायाधीशों का पद था, उनके नीचे दरबारी सामंत आते थे और उन्हीं की तरह थे प्रांतीय सामंत। दूसरी तरफ लोग थे जिन्हें सुविधा नहीं मिली थी, जो सुविधाहीन वर्ग थे। उनमें था मध्यम वर्ग, शिल्पकार और किसान। प्रथम स्टेट अर्थात पादरी वर्ग। दो वर्ग थे, बड़े पादरी और छोटे पादरी। बड़े पादरियों के पास भूमि का 2/5 भाग रहता था। छोटे पादरी गरीब थे, इन्होंने जनसाधारण की सहायता की। द्वितीय स्टेट अर्थात कुलीन वर्ग। सामंत, राज दरबार तथा बड़े बड़े सरकारी अधिकारी आते थे। सामंत भी दो प्रकार के थे, दरबारी सामंत और प्रांतीय सामंत। साधारण जनता का शोषण इनका लक्ष्य था। तृतीय स्टेट अर्थात साधारण जनता। साधारण जनता 95% थी। तीसरे वर्ग में सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। फ्रांस का सबसे अधिक शोषित वर्ग किसानों का ही था। किसानों को कर न केवल राजा को देना पड़ता था, वरन कुलीनों एवं पादरियों का खर्च भी उठाना पड़ता था। मध्यम वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था। डॉक्टर, वकील, जज, व्यापारी, बैंकर और सरकारी कर्मचारी इत्यादि इनमें आते थे। मध्यम वर्ग के लोगों का फ्रांस में क्रांति कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। बौद्धिक कारण। फ्रांस के लेखक, विचारक और दार्शनिक बहुत हद तक क्रांति के उत्तरदायी थे। दार्शनिकों में मोंटेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर, दिदरों तथा शेक्सपियर के नाम उल्लेखनीय हैं। इन विचारकों ने फ्रांस की जनता के मस्तिष्क को झकझोर के रख दिया, उनके मन में क्रांति के बीज बो दिए। रूसो ने सामाजिक समझौता नाम की पुस्तक में लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, किंतु वो सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ब्रिटिश एवं अमेरिकी क्रांतियों व फ्रांसीसियों पर प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति पर ब्रिटिश तथा अमेरिकी क्रांति का भी व्यापक प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड को देख फ्रांस भी संसदीय शासन व्यवस्था लागू करना चाहता था। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया इन्होंने और प्रजातंत्र की सफलता देखी थी। तात्कालीन कारण। फ्रांस की बिगड़ी हुई आर्थिक दशा सुधारने के लिए लुई 16वां ने 4 मई 1789 में स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया। फ्रांस की संसद स्टेटस जनरल कहलाती थी। इस समय लोगों में असीम उत्साह और उत्तेजना थी। इस अधिवेशन में सामंत और पादरी वर्ग ने भाग नहीं लिया, अतः जनसाधारण का तीसरा सदन क्षुब्ध हो उठा। चूंकि तीसरा सदन 90% जनता का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए वो मानता था कि उसे अपनी बात कहने और मनवाने का अधिकार है। तृतीय सदन ने अपने अधिकारों को पाने के लिए और तदनुरूप अधिनियम पारित करवाने के लिए अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित किया। उन्होंने अन्य दोनों स्टेटस यानी सदनों को राष्ट्रीय सभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। धीरे धीरे साधारण पादरी जन साधारण से सहानुभूतिवश राष्ट्रीय सभा में शामिल होने लगे। क्रांति का प्रारंभ। प्रारंभ में ही राजा तथा संसद के बीच तब टकराव हो गया। 30 को जब सदस्यगण अपने सभागृह में जाने लगे तो राजा ने बैठक भवन को बंद करा दिया। नाराज सदस्यगण पास ही बने टेनिस कोर्ट में चले गए और वहीं उन्होंने शपथ ली। यही टेनिस कोर्ट की शपथ कहलाती है। राजा ने बैठक अवैध घोषित कर दी। फ्रांस की राजधानी पेरिस की जनता ने वेस्टाइल नाम के पुराने जेल खाने पर धावा बोल दिया, रक्षा करने वाले सैनिकों की हत्या कर दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। इस प्रकार क्रांति प्रारंभ हुई। फ्रांस में हर वर्ष 14 जुलाई का दिन राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। क्रांति का प्रसार। वेस्टाइल पतन का प्रभाव नगरों तथा देहात की जनता पर भी पड़ा। गांवों में किसानों ने क्रांति का झंडा फहरा दिया, सामंती अभिलेख जला दिए,
गोदामों में आग लगा दी। राष्ट्रीय सभा, जो अब संविधान सभा कहलाने लगी थी, अतः पुरानी सामंती व्यवस्था को दफना दिया गया। राष्ट्रीय सभा ने मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। 27 अगस्त सन 1789 को संविधान सभा ने मानवाधिकारों की घोषणा की, जिसमें कुछ बातें कही गईं। पहला, कानून की दृष्टि में सब व्यक्तियों को समानता है। दूसरा, सार्वजनिक पदों पर नागरिकों के नियुक्त होने का अधिकार है। तीसरा, बिना कारण दंड देने या बंदी बनाए जाने से मुक्ति मिल गई। चौथा, भाषण व प्रकाशन की स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से स्वीकारा गया। पांचवा, कर का सारा भार सभी वर्गों पर बराबर बराबर डालने का निश्चय लिया गया। छठवां, सभी को निजी संपत्ति रखने का अधिकार मिला। यूरोप के लिए ये क्रांतिकारी घोषणा अत्यधिक महत्व की थी। यूरोप के सभी देशों का शासन उस समय विशेषाधिकारों पर आधारित था। राजतंत्र का अंत। इस दशा में बहुत से अभिजात वर्ग के व्यक्ति और पादरी भागकर दूसरे देशों में चले गए। उन्होंने वहां की सरकारों को क्रांति के विरुद्ध हस्तक्षेप करने के लिए भड़काया। राजा और रानी भी वेश बदलकर फ्रांस से भागना चाहते थे, किंतु जनता ने उन्हें पहचान लिया। उन्हें पकड़कर देशद्रोहियों और बंदियों के रूप में वापस लाया गया। फ्रांस को ऑस्ट्रिया, प्रशा और सेवाय यानी इटली के राजाओं के विरुद्ध लड़ना पड़ा। राजा और रानी पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 1793 में फांसी दे दी गई। इसके बाद ब्रिटेन, हॉलैंड, स्पेन और हंगरी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। तब फ्रांस के उग्र दल जैकोबिन्स ने, जिसके सदस्य लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, अपनी सरकार बनाई। क्रांति विरोधी शक्तियों को कुचलने के लिए इसने कठोर कदम उठाए। 14 महीनों में लगभग 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी दी गई। इनमें ऐसे भी लोग थे जो निर्दोष थे। लोगों ने इसे आतंक का राज्य कहा। एक नया संविधान बनाया गया, किंतु इस बीच सेना की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। इस कारण फ्रांस के सेनापति नेपोलियन की शक्ति का उदय हुआ। नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांसीसी गणराज्य का सम्राट घोषित किया। क्रांति और नेपोलियन के युद्ध। सन 1792 से 1815 ईस्वी तक फ्रांस युद्ध में उलझा रहा। इन युद्धों में एक ओर फ्रांस और दूसरी ओर अन्य राष्ट्र थे। इतिहासकारों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय गृह युद्ध कहा। ये क्रांति फ्रांस और राजतंत्री विचारों के समर्थक देशों के बीच थी। सन 1793 से 1796 के मध्य फ्रांसीसी सेनाओं ने संपूर्ण पश्चिम यूरोप पर आधिपत्य कर लिया। अब नेपोलियन माल्टा, मिस्र और सीरिया की ओर बढ़ा तथा इटली से फ्रांसीसियों को बाहर ढकेल दिया। इन पर नेपोलियन ने कब्जा किया। फ्रांस को अपना खोया भूखंड मिल गया। नेपोलियन ने 1805 में ऑस्ट्रिया को, 1806 में प्रशा को, 1807 में रूस को परास्त किया। नौसेना में ब्रिटेन का मुकाबला फ्रांस नहीं कर सका। लगभग सारे यूरोपीय देशों ने मिलकर 1813 में लिप्जिंग में फ्रांस को परास्त किया। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। नेपोलियन पराजित हो गया। जून 1815 में वाटरलू के मैदान में भी नेपोलियन की हार हुई। वियना सम्मेलन में शांति संधियां हुईं। क्रांति का परिणाम, प्रभाव अथवा लाभ। पहला, निरंकुश राजतंत्र का अंत। निरंकुश तथा अत्याचारी राजतंत्र का अंत हो गया। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना। फ्रांस में कुछ समय बाद गणतंत्रात्मक लोकतंत्र की स्थापना हो गई। स्वतंत्रता, सम्मान और बंधुत्व की भावना का प्रचार हुआ। तीसरा, विशेषाधिकारों का अंत। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप सामंती वर्ग तथा चर्च के अधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। चौथा, किसानों और मजदूरों का अंत। मजदूरों को उचित मजदूरी मिलने लगी। किसान करों के बोझ से मुक्त हो गए। वे अपने भूमि के स्वामी बन गए। पांचवा, मध्यम वर्ग की उन्नति। वकील, डॉक्टर, शिक्षक, लेखक, व्यापारी तथा दुकानदारों की सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा बढ़ी। छठवां,
जन कल्याण के कार्य। जनता ने जन कल्याण के लिए अनेक कानून बनाए। अमानवीय दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 7वां, राष्ट्रीय भावना का प्रसार। फ्रांस की क्रांति ने जनता में राष्ट्र के लिए त्याग, बलिदान तथा भक्ति की भावना का संचार किया। 8वां, राष्ट्रीय एकता की स्थापना। लोगों में एकजुट होकर राष्ट्र के लिए काम करने की भावना का जन्म हुआ। क्रांति ने विषमता को समाप्त करके एकता की स्थापना की। 9वां, मानवाधिकारों की घोषणा। फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा की गई। विश्व के अन्य देशों पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ा। रूसों, दांतों, मिराबो और रॉबस्पियर जैसे दार्शनिकों के विचारों का प्रभाव फ्रांस पर पड़ा। 10वां, अन्य देशों को क्रांतिकारियों से प्रेरणा। फ्रांस की क्रांति के कारण अन्य देशों में भी राजतंत्र के विरोध में विद्रोह हुए। जैसे 1917 में रूस की जरशाही समाप्त हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति का परिणाम। निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ। लोकतंत्र की स्थापना हुई। विशेषाधिकारों का अंत हुआ। किसानों और मजदूरों की दशा में सुधार हुआ। मध्यम वर्ग की उन्नति हुई। जन कल्याण के कार्य हुए। राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ। राष्ट्रीय एकता की स्थापना हुई। मानवाधिकारों की घोषणा हुई। अन्य देशों के क्रांतिकारियों को इससे प्रेरणा मिली। स्मरणीय बिंदु। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे संदेश फ्रांस की देन है। मध्यम वर्ग को बुर्जुआ कहा जाता था। उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। फ्रांस की रानी मैरी अंतवानेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। फ्रांस में बूर्बो राजवंश था। 1789 में राजा ने स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया। 27 अगस्त सन 1789 को मानवाधिकारों की घोषणा की गई। राजा और रानी को 1793 में फांसी दे दी गई। 10 जून 1815 वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।